बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली ये क्लास, क्योंकि जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था ब्लॉक क्रेडिट। अब अगर कोई क्रेडिट ब्लॉक है तो मुझे पता है कि मेरे लिए वो इनपुट नहीं लेनी मुझे, लेकिन सप्लायर जो जिसने मुझे वो चीज़ बेची वो अपना GSTR 1 भरेगा, उसमें वो मेरा GST नंबर भी डालेगा, और मेरा GST नंबर डालेगा तो मुझे वो GSTR 2B और 3B दोनों में वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट करेगी। करेगी कि नहीं करेगी बताओ? करेगी। अब मुझे ये पता है कि मुझे उस क्रेडिट को नहीं लेना है, क्लेम नहीं करना है, क्योंकि अगर मैंने क्लेम किया तो हो सकता है मुझे GST डिपार्टमेंट नोटिस भेजे। तो आज इस क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूं कि 3B फाइल करते वक्त अगर कोई ब्लॉक क्रेडिट है या कोई इनपुट आपको इनएलिजिबल है तो आपको कैसे उसको कहां दिखाना होता है। यानी क्लेम नहीं करना है, फिर भी दिखाना तो पड़ेगा ना कि ये आपने टैक्स खरीदते वक्त दिया था। तो आपको 3B में ये जो ITC का जो कॉलम होता है, ये जो टेबल होती है, आज मैं इस क्लास में आपको कंप्लीटली समझाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि किस तरह से GSTR 2B से 3B में डेटा आप का ऑटोमेटिक 2B में भी आता है और साथ साथ में 3B में भी आता है। 3B में हमें उसे मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है अगर ब्लॉक क्रेडिट का मामला है तो, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे सीधे चलते हैं GSTR 3B पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक आईडी में हूँ और सर्विसेज में मैं रिटर्न में जा रहा हूँ और रिटर्न डैशबोर्ड पर आ जाता हूँ। आज कितनी तारीख है? 9 तारीख है, ठीक है। तो मैं रिटर्न डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। अभी तो 9 तारीख है और हमने GSTR 1 भी नहीं भरा है, तो अभी तो 3B देखने का कोई इस महीने का तो सिनारियो मतलब सीन ही नहीं है, लेकिन पिछले महीने का देखता हूँ अगर मैं। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर का देखता हूँ, मई महीने का जो मैंने जून में भरा होगा, ठीक है। तो आप देखिए, जब आप किसी भी महीने का अपना रिटर्न स्टेटस देखते हो पोर्टल पे, तो आपको उस महीने में क्या क्या कंप्लायंस करने हैं वो नजर आता है। अब यहां पर आपको 4 चीजें नजर आ रही, कौन कौन सी? GSTR 1, 2A, 2B और 3B, और बहुत जल्दी एक और नजर आएगा 1A। अभी नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, GSTR 1A, यानी 1 भरने के बाद आपको अगर कोई 1 में अमेंडमेंट करना है, बदलाव करना है, तो 1A ऑप्शन होगा आपके पास। तो अभी बहुत जल्दी ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा। 53वीं GST काउंसिल की मीटिंग में 1A के प्रोविजन को भी एक तरह से हरी झंडी देती है। सो फिलहाल में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं 2A और 2B में, फिर हम देखेंगे कि जो 3B के अंदर जो हम इनपुट क्लेम किया हुआ है। देखिए, ये तो पिछला महीने का रिटर्न है, लेकिन जब आप करोगे तो आप कैसे करोगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं 2A के ऊपर। ये है मेरा GSTR 2A। आप अपना GSTR 2A जब डालते हैं, ये डायनेमिक होता है। GSTR 2A क्या होता है? चेंज होता रहता है, ठीक है। किसी किसी महीने में व्यापारी ने अगर उस पिछले महीने से संबंधित GSTR 1 में कोई बिल नहीं चढ़ाया और वो अगले महीने में चढ़ाया, तो वो आपको पिछले महीने वाले GSTR 2A में वो बिल ऑटोमेटिक वापस रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। तो डायनेमिक का मतलब ये हुआ कि किसी भी महीने से संबंधित कोई भी काम किसी और महीने में हो रहा है तो भी वो उस महीने के GSTR 2A में आ जाएगी। इसीलिए GSTR 2A इतना रिलीवेंट नहीं होता है जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं। 2B हमें देखना होता है, क्योंकि 2B जो होता है स्टेटिक्स होता है, मतलब फिक्स होता है कि 2B में जो आपको क्लेम करना है जितना मिलेगा उतना ही आएगा, और 2A में क्या होता है, बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अगर आप 2A को देखेंगे तो देखिए, दिस इज GSTR 2A। हालांकि 2A या 2B ये दोनों के दोनों जो है ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट है, ये कोई रिटर्न नहीं है कि आपको भरने पड़े। ये क्या है, सिर्फ स्टेटमेंट है जहां पर आपको अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट का आइडिया लगता है, पता लगता है। अब अगर आप GSTR 2A को देखो, और दिस इज मई मंथ्स GSTR 2A, और पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है और पार्ट डी है। पार्ट ए में आपकी रेगुलर B2B इनवॉइसेस की इनपुट यहां पर नजर आएगी, ध्यान देना। कौन सी? B2B इनवॉइसेस, यानी आपने कोई भी रजिस्टर्ड पार्टियों से माल खरीदा तो पार्ट ए में नजर आएगा, वापस लौटाया तो भी पार्ट ए में नजर आएगा, डेबिट क्रेडिट नोट भी नजर आएंगे। अमेंडमेंट किया अगर किसी भी इनवॉइस में तो भी इसमें नजर आएगा, अमेंडमेंट अगर डेबिट क्रेडिट नोट में किया तो भी इसमें आएगा,
ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट्स भी इसमें नजर आएंगे और अमेंडमेंट टू ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट भी इसमें नजर आएंगे। पार्ट ए एक तरह से इंपॉर्टेंट होता है। जब एक सप्लायर जो कि जीएसटी में रेगुलर स्कीम में और आपने उससे कोई भी सप्लाई ली और आप स्वयं भी क्या है रेगुलर स्कीम में, तो पार्ट ए इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि हम लोग आजकल जीएसटीआर 2A देखते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2B देखकर 3B क्लेम करते हैं। तो 2A में कोई नहीं आता है, लेकिन आप देख सकते हो और पता कर सकते हो अपना किसी महीने का सारा डिटेल। सो पार्ट बी में अगर हम बात करें तो पार्ट बी में आपको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से मिली हुई क्रेडिट नजर आती है। मतलब सोचिए आप एक ब्रांच है, आपके हेड ऑफिस ने आपको कोई इनपुट ट्रांसफर की, डिस्ट्रीब्यूट की, तो आपको यहां पर नजर आएगी, याद रखिएगा। एक और बात बताता हूं, पार्ट ए में डिटेल्स आपको तब नजर आती है जब सप्लायर जीएसटीआर 1 भरते हैं। पार्ट ए में चीजें कब आती है? जब सप्लायर जीएसटीआर 1 भरते हैं। पार्ट बी में चीजें तब नजर आती है जब सामने वाली पार्टी जिसने हमने इनपुट क्रेडिट ट्रांसफर किया है वो जीएसटीआर 6 भरते हैं। जीएसटीआर 6 क्या होता है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा भरा जाने वाला रिटर्न। जब जीएसटीआर 6 भरा जाता है तो आपको उससे कोई इनपुट रिसीव हुई है, ट्रांसफर के रूप में मिली है, तो आपको नजर आती है। जीएसटी में ऐसा कॉन्सेप्ट भी होता है कि सेम पैन नंबर पर अगर आपने अलग अलग जीएसटी नंबर ले रखे हैं तो कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इनपुट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, बांट सकता है, लेकिन उसके लिए उसको आईएसडी के रूप में क्या होना पड़ता है? रजिस्टर्ड होना पड़ता है और जीएसटीआर 6 भरना पड़ता है। तो अगर ऐसी कोई इनपुट मिली है तो मुझे यहाँ नजर आएगी। अगर मुझे गवर्नमेंट, मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर हूं और मैंने कोई गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और गवर्नमेंट संस्था वहां पर सप्लायर है और उन्होंने मेरा उस अमाउंट ऑफ पेमेंट में से टीडीएस काटा, तो मुझे यहाँ पर पार्ट सी में नजर आएगा। यानी यहाँ पर जीएसटीआर 7 सामने वाली ने भरा होगा, तब आपको ये नजर आएगा। और फिर आए टीसीएस क्रेडिट। टीसीएस क्रेडिट होता है अगर आप ई कॉमर्स कंपनियों से कोई परचेज करते हो और उन्होंने आपको पेमेंट करते वक्त टीसीएस कलेक्ट किया है, टैक्स कलेक्ट किया, अगर आपसे काटा है उस अमाउंट में से, तो ये आपको टीसीएस की क्रेडिट मिलती है। इसके लिए वो लोग जीएसटीआर 8 भरते हैं। क्या भरते हैं? जीएसटीआर 8 भरते हैं। ध्यान देना, टीडीएस गवर्नमेंट संस्थाएं भरती है। आप लोग अगर नोट डाउन कर सको तो जरूर करिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ हम लोग क्या देख रहे हैं? जीएसटीआर 2A। क्या होता है जीएसटीआर 2A? ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल। ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स, ठीक है। इसमें हम लोग देखते जा रहे हैं अलग अलग पार्ट। तो सबसे पहला पार्ट अभी मैं बता रहा था कि पार्ट ए यानी B2B क्रेडिट, इसमें आपको B2B क्रेडिट मिलती है। अब ये कॉन्सिक्वेंसेस होता है, मतलब ऑटो ड्राफ्टेड कब होगी? जब सामने वाला सप्लायर कुछ ना कुछ करेगा। तो ये इसमें डिटेल तब आती है जब सप्लायर कौन सा रिटर्न भरता है। अब मैं यहां पर भी बता रहा हूं, सप्लायर द्वारा निम्नलिखित रिटर्न भरने पर यह चीज आपको आपके 2A में नजर आएगी। तो पार्ट ए में कब नजर आएगी? जब वो कौन सा रिटर्न भरेगा? जीएसटीआर 1 भरेगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सप्लायर द्वारा भरा जाने वाला जीएसटीआर 1। और जीएसटीआर 1 नॉर्मली एक बिजनेस भरता है। कौन भरता है? ये भी ध्यान रखना, एक बिजनेस जो रजिस्टर्ड है रेगुलर टैक्स पेयर, ब्रैकेट में लिख देता हूं कौन? रेगुलर टैक्स पेयर फाइल करता। ऑलराइट, सो जीएसटीआर 1 भरा तो बेचारे सामने वाले के व्यक्ति के जीएसटीआर 2A में पार्ट ए में वो एंट्री नजर आएगी B2B इनवॉइसेस में। दूसरा, इसके पार्ट बी में कौन सी एंट्री नजर आएगी? आपके जीएसटीआर 2A की पार्ट बी के अंदर कौन सी एंट्री नजर आएगी? तो यहां पर हमने अभी अभी देखा कि इसमें इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा हमें डिस्ट्रीब्यूट की गई क्रेडिट नजर आएगी, आईएसडी क्रेडिट बोलते हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में जो व्यक्ति रजिस्टर्ड होगा वो व्यक्ति अपना कौन सा रिटर्न भरेगा? जीएसटीआर 6 भरेगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा भरा जाएगा जीएसटीआर 6। हाँ, जो हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करता है वो हेड ऑफिस आईएसडी के रूप में रजिस्टर्ड होता है और उसे जीएसटीआर 6 भरना पड़ता है। अगर उन्होंने जीएसटीआर 6 भरा और ये बताया कि आप रिसीविंग ब्रांच है तो आपके पार्ट बी में नजर आएगी वो क्रेडिट।
उन्होंने अगर आपको ट्रांसफर की तो। तीसरा, पार्ट सी में क्या नजर आएगा? पार्ट सी में दो चीजें नजर आती है आपको। पार्ट सी में टीडीएस की क्रेडिट भी नजर आती है, अगर आपका टीडीएस काटा गया है तो आपको उसकी क्रेडिट यहां नजर आएगी, और टीसीएस की क्रेडिट भी नजर आती है, अगर आपका टीसीएस भी काटा गया है आपको दिए गए पेमेंट में से तो वो यहां नजर आएगी। टीडीएस की क्रेडिट आपको तब नजर आती है जब सामने वाला जीएसटीआर 7 भरे, याद रखिएगा, जीएसटीआर 7 फॉर टीडीएस। एंड टीसीएस की क्रेडिट आपको तब नजर आएगी जब सामने वाला जीएसटीआर 8 भरे, ये होता है टीसीएस। ई कॉमर्स कंपनियां, याद रखिएगा, आपको टीसीएस कलेक्ट करती है। अच्छा, अगर हम बात करें यहां पर तो जो जीएसटीआर 7 है वो गवर्नमेंट संस्थाएं भरती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या संस्थाएं, और जीएसटीआर 8 जो है वो ई कॉमर्स कंपनियां भरती है, ई कॉम भरती है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी कंपनियां जीएसटीआर 8 फाइल करती है। ठीक है, एक और होता है पार्ट डी। पार्ट डी, पार्ट डी में अगर आपने कोई इंपोर्ट किया ना, क्या किया, इंपोर्ट, उस पर आपने रिवर्स चार्ज में आईजीएसटी पे किया तो उसकी क्रेडिट आपको यहां रिफ्लेक्ट होती है। इंपोर्ट जब भी हम करेंगे तो हमें ही जीएसटी सामने से चल के गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जो कस्टम डिपार्टमेंट हमसे जीएसटी कलेक्ट करेगा और वो बिल ऑफ एंट्री सबमिट करेगा, तब जाके वो हमें यहां पर नजर आती है एंट्री। तो याद रखिएगा ये जो इंपोर्ट है, ये याद रखिएगा पार्ट डी में एंट्री कहां से आएगी, ये देखिए पार्ट डी, बिल ऑफ एंट्री जब कस्टम डिपार्टमेंट सबमिट, अपन कस्टम को सबमिट करेंगे और वो उसे चढ़ाएंगे अपने पोर्टल पे, आइसगेट पोर्टल पे, तो आपको ये एंट्री यहाँ पर पार्ट डी के अंदर नजर आएगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ये बिल ऑफ एंट्री के केस में जब अपलोड की जाएगी तो, और ये कौन करेगा, ये कस्टम डिपार्टमेंट। ऑल क्लियर? सो जितनी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको बन सकती है वो इन अलग अलग तरीके से बनेगी, और ये रिजल्ट हमेशा किसी न किसी रिटर्न फाइल करने के बाद का होगा, क्योंकि ये ऑटो पॉपुलेटेड है स्टेटमेंट, तो इसमें कोई भी एंट्री तब आएगी जब सामने वाला कुछ करेगा। सामने वाला क्या करेगा वो भी मैंने यहाँ लिखा कि बंदा क्या करेगा, जीएसटीआर 1 भरेगा तो B2B में पार्ट ए में आएगा, जीएसटीआर 6 भरेगा तो पार्ट बी में आएगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में क्रेडिट, आईएसडी क्रेडिट, जीएसटीआर 7 टीडीएस क्रेडिट, जीएसटीआर 8 टीसीएस क्रेडिट, और बिल ऑफ एंट्री जब आपका डिपार्टमेंट अपलोड करेगा अपने पोर्टल पर तो आपको उसकी क्रेडिट आपको पार्ट डी में नजर आएगी। इंपोर्टर जो होते हैं उनको पार्ट डी में नजर आती है, कितनी आईजीएसटी का उनको क्रेडिट लेना है, आईटीसी लेना है, याद रखिएगा। जो भी लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका ये कहना हो सकता है मुझसे कि सर आप जब आपने अभी अभी शुरुआत जब की क्लास की तो आपने हमें ये बोला कि जीएसटीआर 2A हम नहीं देखते हैं, आजकल 2B ही देखते हैं। अरे भैया आप नहीं देखते हो तो क्या हुआ, कई बार ऐसा होता है कि 2B में कुछ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप वहां जाके देखोगे ना कि 2A में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि 2A में तो आगे पीछे बाद में आके नजर आ ही जाएगा। किसी महीने में कोई बिल आपको 2B में नजर नहीं आ रहा है, हो सकता है उस महीने में 2A में भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगले महीने में वो बिल सप्लाई ने चढ़ा दिया तो आपके उस पिछले वाले महीने के 2A में वो एंट्री नजर आने लग जाएगी, लेकिन 2B में नजर नहीं आएगी। तो 2A में अगर नजर आ गई तो फिर मैं अगले महीने वो इनपुट क्लेम कर लूं। तो ऐसा नहीं है कि 2A बिल्कुल ही काम का नहीं है, 2A काम का है, क्योंकि जो किसी 2B में अगर कोई एंट्रियां नजर नहीं आई उन महीनों में तो आपने उनकी इनपुट ली नहीं होगी, तो आपको लगातार 2A पे भी नजर बनाए रखनी है। 2A और 2B को रिकंसाइल करना भी आना चाहिए आपको, ताकि ये पता रहे कि यार ये क्लेम कर चुका हूं और ये एंट्रियों की अभी तक मैंने क्लेम नहीं की है, तो आप फिर उन महीनों में क्लेम कर सको जिन महीनों में आपको पता चले, याद रखिएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए चूंकि पिछले महीने का है तो मई महीने का स्टेटस दिखाता हूं, आप सब जने ध्यान से देखना। पार्ट ए के B2B इनवॉइसेस पे क्लिक कर रहा हूं मैं। आप देखिए यहां पर मुझे अगर आप देखिए तो सबसे पहला बिल आप देखिए ब्लूटन पेपर इंडस्ट्री का, ये वो सप्लायर है जिनसे हमने सप्लाई ली होगी।
ये इनका जीएसटी नंबर है, जीएसटीआर 1 इन्होंने भर दिया है, ठीक है, जीएसटीआर 1 भर दिया है। अगर एनआरटीपी होते तो जीएसटीआर 5 भरते। तो चाहे एनआरटीपी हो, चाहे क्वार्टरली क्यूआरएमपी स्कीम का सप्लायर हो तो आईएफएफ में अपलोड करता है बिल, और अगर मंथली स्कीम में तो जीएसटीआर 1 भरता है। तो ऐसे केस में तीनों ही सप्लायर द्वारा अगर आप ये बिल अपलोड कर दिया गया तो यस आ रहा है, कर दिया है। 13 जून को किया है, ये फाइलिंग डेट क्या आ रही। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये 13 जून को किया गया है, ठीक है, तो या इन्होंने, या तो ये सामने वाली पार्टी मंथली सप्लायर है, मंथली सप्लायर होने के केस में उसकी जीएसटीआर 1 फाइलिंग की डेट होती 11 तारीख। 11 तारीख को नहीं भर के कितनी तारीख को भरा उन्होंने, तो 13 को भरा। तो आपको मई महीने के जीएसटीआर, ये मई महीने का इनपुट है, एक तरह से आपके लिए क्या है, मई महीने का इनपुट है। तो मई महीने का इनपुट 13 जून को इसने रिटर्न भरा, उसकी वजह से आपको जीएसटीआर 3B में ये नजर ही नहीं आया, नजर आ रहा है 3B में ये एंट्री गई नहीं, नजर आ रही किधर मुझे 1 में, सॉरी 2A में मुझे ये एंट्री नजर आ रही है कि मैंने ब्लूटन पेपर इंडस्ट्री से ये परचेज किया है, जो भी किया है, और वो मेरे 3B में नजर ही नहीं आई होगी, और 3B में नहीं गई इसका मतलब 2B में भी नहीं गई, और अगर 2B में भी नहीं गई और 3B में भी नहीं गई मतलब मैंने मई के रिटर्न में इसकी इनपुट क्लेम की नहीं। लेकिन अब मुझे नजर आ रही कहां पर, 1 में तो ये 2A में तो नजर आ रही है, 2B और 3B में नजर नहीं आई थी मई में, मई का जून में, सॉरी मई महीने का मामला है, तो जून में जब मैं जीएसटीआर 3B भरने गया तो मेरे को ना तो 2B में नजर आई ये एंट्री, ना 3B में नजर आई, तो मैंने इसका इनपुट लिया ही नहीं होगा। अब मैंने नहीं लिया तो मैं इस महीने ले पाऊंगा, और इस महीने जब मैं लूंगा तो मैं ले सकता हूं क्योंकि मुझे 2A में एंट्री नजर आ रही है। उस बंदे ने उस महीने में लेट भरा तो क्या हुआ, उस महीने में लेट भरने का खामियाजा मैंने एक महीना नहीं क्लेम करके ले लिया है, अब तो मैं क्लेम कर सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। हालांकि एक और बात बता देता हूं, इसने थोड़ा लेट भरा ना तो आपको जून महीने के जीएसटीआर 2B में नहीं नजर आया होगा, लेकिन अब जुलाई महीने के 2B में ये एंट्री नजर आएगी। इसीलिए भी हम 1 नहीं देखते, 2A नहीं देखते, सॉरी, इसलिए भी हम जीएसटीआर 2A नहीं देखते हैं, क्योंकि अगर वो बंदा लेट भरेगा तो 2B और 3B में नजर नहीं आएगा, लेकिन अगले महीने के 2B 3B में नजर आ जाएगा। इसीलिए हम लोग इस रिटर्न को इतना, इस स्टेटमेंट को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते। क्लियर? लेकिन हमारे बुक्स के अनुसार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बुक्स में तो ये एंट्री दिख रही होगी तो हमें यहां से नजर आ रही दिख रही है, और फिर हमें ये भी देखना है कि हम इसका इनपुट अगले भले आने वाले महीने में भी क्लेम करेंगे तो किया कि नहीं किया वो भी देखेंगे हम, क्योंकि ये तो चलो 1 महीने बाद का ही मामला है। सोचो 4-5 महीने पहले का कोई मामला होता, जो बंदे ने 5 महीने बाद वो बिल चढ़ाया होता, तो आपको वो 5 महीने पहले जीएसटीआर 2A में नजर आएगी वो एंट्री, और 5 महीने बाद 3B और 2B में नजर आएगी। तो आपको रिकंसाइल भी तो करना पड़ेगा, जैसे हम बैंक स्टेटमेंट रिकंसाइल करते हैं, पासबुक और कैश बुक को मैच करते हैं, वैसे 2A 2B को भी मैच करना पड़ेगा आपको अपनी बुक्स के साथ, कि कौन सी आपने क्लेम कर ली, कौन सी क्लेम नहीं की। अब यहां पर आप देखिए 2 बिल आपको आप नहीं ले पाओगे। एक ये देखिए प्रिंटर्स क्लब ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी आपने 3B में फाइलिंग स्टेटस में क्लेम नहीं किया और ये भी क्लेम नहीं किया। अब ये क्यों नहीं क्लेम किया मेरे समझ से बाहर है, जबकि 8 तारीख का ही बिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी है इसमें, यहां पर बाकी तो क्लेम कर दिए गए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 और 2 7 में से 5 बिल क्लेम कर दिए और 2 क्लेम नहीं किए। अब मैं बैक कर रहा हूं और बैक कर रहा हूं, फर्स्ट क्वार्टर का मामला है, ये मई का मामला है, सर्च करते हैं। और अब मैं जा रहा हूं 2B के अंदर, व्यू कर रहा हूं मई का 2B। ऑल टेबल्स पे क्लिक कर रहा हूं, सारी की सारे बिल मुझे नजर आ रहे हैं। आप देखिए, जबकि इसमें तो ज्यादा बिल नजर आ रहे हैं, 12, और वहां कितने नजर आ रहे थे, 7। तो आपको इनकी डेट्स भी देखनी पड़ेगी, इन बिलों की। ये डेट देखिए आप, वहां 7 एक्चुअली में अलग अलग पार्टियां थी, 7 टोटल अलग अलग पार्टीज थी। अगर आप यहां ध्यान से देखो, ये सारे के सारे बिल, इनकी डेट्स देखो, ये 7 मई, ये 31 मई, 29 मई, 29 मई, 2 मई, 13 मई, 18, 22, ये सब है। ठीक है,
और ये 16 और ये 8 मई, ये 8 मई, ये आपको यहाँ इसकी इनपुट नजर आ रही है, ये सारी इनपुट आईटीसी आपको मई महीने की नजर आ रही है। तो आप क्या करते हो, जनरली हम लोग क्या करते हैं, सप्लायर वाइज बात करें तो ये सातों पार्टियां देखिए, वहां पे भी 7 सप्लायर, यहाँ पे भी ये 7 नंबर्स नजर आ रहे हैं, वो भी सप्लायर वाइज ही था, ठीक है। अपन अगर वहां जीएसटी नंबर पे क्लिक करते हैं तो बिल नजर आ जाते हैं। तो आप देखिए किसी किसी पार्टी के 3-3 बिल हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये इनपुट ली होगी किधर, 3B के अंदर, ये इन सारी पार्टीज की ये बिलों की इनपुट हमने 3B में क्लेम की होगी। तो ये आपका जीएसटीआर 2B है, उसके अंदर B2B में ये आप ऑल टेबल्स देख सकते हैं, समरी में ये टोटल फिगर निकल कर आ जाते हैं कि आपकी सारी आईटीसी आपने इतनी क्लेम की। ये आईटीसी आप जो नॉट अवेलेबल है उसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा 2B में, ठीक है। अब एक चीज और आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर आप जैसे अभी आप ऑल टेबल देख रहे थे, अब आपको ऐसे क्रॉस चेक भी करते हुए चलना पड़ सकता है। जैसे ये सारी आप ये बिल नंबर भी दिख रहे हैं और ये सारी पार्टीज भी दिख रही है। अगर आप अब यहां से वापस से पीछे जाते हैं और 2A में जाते हैं, Q1 मई सर्च, ये 2A व्यू, ये B2B। अब देखो यहां पर सिर्फ पार्टियां लिखी हुई है, तो एक किसी भी पार्टी पे क्लिक करोगे तो उसके जितने भी बिल है वो नजर आ जाएंगे। ये इस पार्टी का बिल है, ठीक है। फिर पीछे चलते हैं, एक वापस इस पे क्लिक करोगे, ये दूसरी पार्टी का बिल है, मतलब एक ही बिल है, तो 2, टोटल कितने बिल थे, 12। ये 2 इस पार्टी के 2 बिल है, 2 और 2 4, इसका 1 बिल है, 5, इसके 3 बिल है, जैसे आप देखिए 8, इसका 1 बिल है, 9, और इसके 3 बिल है, 12। तो यहां पर तो मिसमैच का कोई दिख भी नहीं रहा है, देखिए आप कि 12 बिल इधर है और उधर ही 12 की क्या कर रखी है, इनपुट क्लेम कर रखी है, ठीक है। अब हम थोड़ा वापस पीछे चलते हैं और देखिए ये 2A और 2B को रिकंसाइल करके आप यहां पर क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि कई बार हो सकता है कि आपको 2A में ज्यादा दिख रहे हैं और 2B में कम दिख रही है, ये हो सकता है, ठीक है। अब हम 3B देखते हैं थोड़ा सा कि भाई आज का जो टॉपिक है हमारा कि भाई हम अगर ब्लॉक क्रेडिट की बात कर रहे हैं, मान लो इन 12 बिल में से कोई एक बिल में ऐसा आइटम खरीदा गया जिसपे आपको क्रेडिट नहीं लेनी है, तो आप उसको कैसे 3B में प्रेजेंट करने वाले हैं। तो आप जब 3B की बात करते हैं, 3B भरा जा चुका है, फिर भी मैं ओपन कर रहा हूं तो व्यू कर रहा हूं इसको, अगर मुझे इनपुट नहीं क्लेम करनी है, और ब्लॉक क्रेडिट को मैं कैसे दिखाऊंगा अपने किसमें, 3B में। तो देखिए जब आप जीएसटीआर 3B ओपन करते हैं तो उसमें आपको टेबल नंबर 4 में एलिजिबल आईटीसी दिखती है, ये आपने वैसे तो पूरी क्लेम कर रखी है, पर इसमें जाओ आप, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब ये भरा जा चुका है इसलिए यहां पर आप एडिट नहीं कर सकते। अगर ये फाइल होना बाकी होता तो ये सारे के सारे ब्लॉक आपके क्या होते हैं, व्हाइट कलर में होते, और ये फिगर हालांकि यही नजर आते, पर आप इन्हें एडिट कर पाते, ठीक है। तो ऐसे केस में जब आप जीएसटीआर 3B की बात करते हैं तो उसमें जब आप टेबल नंबर 4 पे आते हैं जहां पर आप अपनी इनपुट क्लेम करते हो, हालांकि आज की तारीख में हम लोग क्या करते हैं, वो डेटा ऑटोमेटिक आ जाता है और हम उसे कोई एडिट वेडिट किए बगैर क्या कर लेते हैं, फाइल कर लेते हैं रिटर्न को। लेकिन सोचो कि 12 बिल थे पिछले किसी भी महीने में, 12 में से 1 या 2 बिल में कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदा गया है या ऐसे बिल है वो जिसमें आपको इनपुट नहीं लेनी है, तो सॉफ्टवेयर तो आपको यहीं पर साथ में उसकी आईटीसी बताएगा, पूरा फिगर कंसोलिडेट होकर नजर आएगा, आपको उस फिगर को अलग अलग करना पड़ेगा। तो देखिए पहला वाला ए नंबर का जो पॉइंट है, ध्यान से देखिए इसको, ए नंबर के पॉइंट में आईटीसी अवेलेबल दे रखा और टोटल मिलाकर 5 पॉइंट है।
ये पांचों पॉइंट में आप यहां पर कुछ भी डालोगे आपको उसकी आईटीसी मिल जाएगी। अब ये 5 अलग अलग पॉइंट क्यों है वो भी देखिए। अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया होता, क्या किया होता, तो आपको उस इंपोर्ट की आईटीसी यहां नजर आती आईजीएसटी में। अगर आपने कोई सर्विस इंपोर्ट की होती तो उसकी आईटीसी आपको यहां नजर आती। अगर आपने कोई रिवर्स चार्ज में कोई लाइबिलिटी का पेमेंट किया होता, रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी का पेमेंट किया होता, मान लो आपने कोई नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज का पेमेंट किया, उस पर आपने जीएसटी चुकाया सामने चल के गवर्नमेंट को, तो उसकी इनपुट आपको यहां नजर आती। मैंने कोई लीगल एडवोकेट को कोई फीस चुकाई, जीएसटी मैंने दिया उस पर रिवर्स चार्ज में, तो मेरे को यहां नजर आता। मैंने कोई जीटीओ को पेमेंट किया, मैंने रिवर्स चार्ज में यहां पर जीएसटी दिया, मेरे को यहां नजर आता। मैंने कोई स्पॉन्सरशिप ली होती, मैंने रिवर्स चार्ज में दिया, मैंने किसी डायरेक्टर को पेमेंट किया, मैंने किसी कोई म्यूजिक कंपोजर को पेमेंट किया, मैंने ये सब चीजें में आपका रिवर्स चार्ज बनेगा। मैंने किसी रिकवरी एजेंट को पेमेंट किया, मैं बैंक को, मेरे को रिवर्स चार्ज में टैक्स देना, यहां पर नजर आएगा आईटीसी। यानी अगर आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत किसी भी तरीके की नोटिफाइड या गुड्स या सर्विसेज पे कोई सामने से चल के गवर्नमेंट को आरसीएम के अंतर्गत टैक्स लायबिलिटी का भुगतान किया, तो आपको इनपुट इस तीसरे नंबर के पॉइंट में नजर आएगी। उसी तरह से अगर आपको अपने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से, अपने हेड ऑफिस से कोई इनपुट डिस्ट्रीब्यूट होकर मिली है, वो आपको यहां नजर आएगी। और आप नॉर्मली B2B परचेज के केस में सारी आईटीसी यहां नजर आती है। तो ये 5 कॉलम में आपको आईटीसी नजर आएगी, याद रखिएगा। अब इन सब कॉलम की, ये सब कॉलम आपकी एलिजिबिलिटी को शो करते हैं। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, बी पॉइंट, आईटीसी रिवर्स्ड। रिवर्स मतलब किसी कारण से वापस क्या होना, रिवर्स होना। मेरे से YouTube पे कोई वीडियो पर किसी ने कमेंट में पूछा भी था, सर आप मुझे डेबिट क्रेडिट नोट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं जीएसटी के रिटर्न में, वो बताइएगा। अब ध्यान से देखना, वो बंदा जिसने वो सवाल पूछा था। आईटीसी रिवर्स का मतलब ये होता है कि मान लो आपने, देखिए ऐसा तो नहीं कि बिजनेस में खाली खरीद रहे हो तो खरीद ही रहे हो, कई बार आपको वापस लौटाना भी पड़ जाता है, परचेज रिटर्न भी करनी पड़ जाती। तो अगर आप परचेज रिटर्न कर रहे हो तो आपकी इनपुट वापस क्या होगी, रिवर्स होगी। तो वो जो अमाउंट परचेज रिटर्न में डेबिट नोट आपने जो बनाया होगा, उसमें वो अमाउंट जो जीएसटी का दिखाया होगा, वो आपको यहां दिखाना है, इसमें सेकंड नंबर के पॉइंट में, अदर्स में। तो यहां इन फिगर में से ये माइनस हो जाएगा। B2B परचेज रिटर्न के अगेंस्ट में जहां हम डेबिट नोट बनाते हैं, वो अमाउंट हमें यहां पर डालना है, याद रखिएगा। तो आपकी आईटीसी क्या होगी, रिवर्स होगी, याद रखिएगा। और ऐसा भी हो सकता है, ध्यान देना, ये ब्लॉक क्रेडिट की बात कर रहा था मैं अभी अभी, किसकी, अगर ऐसी कोई भी इनपुट है जो मेरे को लेनी नहीं है, तो मेरे को यहां चढ़ानी है उसको, यहां पे वो फिगर अगर इसमें मिक्स है तो उसको अलग करना पड़ेगा और यहां डालना पड़ेगा। तो आपको एडिट करना पड़ेगा। सर अभी तो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम एक फाइल्ड रिटर्न को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, फाइल्ड रिटर्न को देख रहे हैं, भरे हुए रिटर्न को देख रहे हैं, इसलिए नॉन एडिटेबल मोड में होता है। समझ रहे हो। जैसे अगर मान लो इस 4205 में से 1205 रुपए की ब्लॉक क्रेडिट है, तो आपको यहां पर 3-3 हजार ही दिखाने पड़ेंगे और उस 1205 को यहां डालना पड़ेगा, तो वो ब्लॉक क्रेडिट में आएगा। देखिए लिखा हुआ सेक्शन 17 सब सेक्शन 5। आगे कुछ रूल और दे रखे हैं, 38, 42, 43, सेक्शन 38, 42, 43। कई बार क्या होता है कि कुछ सेक्शन लिखे हुए और नहीं समझ में आए तो गूगल सबसे बेस्ट है। सेक्शन 38, 42 और 43 ऑफ CGST एक्ट, ठीक है। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करते हैं। कैपिटल गुड्स, देखिए यहां पर सब दे रखा है, ये रिवर्सल, ये तीनों सेक्शन आईटीसी रिवर्सल के सेक्शन है। इनपुट कम होगी इन तीनों सेक्शन से आपकी, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने का समय नहीं है। सेक्शन 38 कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब
गवर्नमेंट अगर आपकी इनपुट वापस क्या करती है, रिवर्स करती है, ठीक है। सेक्शन 38 के अंतर्गत 42 और 43 जो है वो कैपिटल गुड्स का रिवर्सल पर्सनल पर्पस, सॉरी, अगर आपने कोई पर्सनल गुड्स बिजनेस से कोई गुड्स निकाल लिए व्यक्तिगत उपयोग हेतु, तो आपको जो इनपुट पहले ले रखी है उन गुड्स की, उसे वापस से रिवर्स करना पड़ेगा। आपने कोई समय से पहले कैपिटल गुड्स को बेच दिया, कैपिटल गुड्स के केस में भी एक नियम होता है 5% पर क्वार्टर एलिजिबिलिटी का। तो अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा और पूरी की पूरी इनपुट आपको अगले महीने मिल गई और आपने 6 महीने बाद कैपिटल गुड्स बेच दिया, तो जो बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम पीरियड होगा, 6 महीने का मतलब होता है 2 क्वार्टर, यानी 10% ही एलिजिबल हुई, 90% रिवर्स हो जाएगी आईटीसी। तो इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जीएसटी में जहां पर आपकी इनपुट वापस से रिवर्स हो जाती है, तो ये उसी से रिलेटेड सेक्शन है। तो अगर कोई रिवर्सल है तो वो आपको यहां दिखाना पड़ेगा, याद रखिए, ठीक है। और ये दोनों का टोटल यहां पर आएगा आपका, या सॉरी इन दोनों का टोटल इसमें से माइनस हो जाएगा, इन पांचों के टोटल में से, और नेट आईटीसी एलिजिबल यहां नजर आएगी। अगर यहां कोई फिगर होंगे तो माइनस होने के बाद यहां फिगर नजर, नेट आईटीसी अवेलेबल। तो कैपिटल गुड्स के केस में, कैपिटल देखो एक एग्जांपल बताता हूं कैपिटल गुड्स का। मान लो 1 करोड़ रुपए की मैंने कोई मशीन खरीदी, 28% जीएसटी था उस पर, 28 लाख रुपए जीएसटी, मैंने अगले महीने उस 28 लाख की क्या ले ली, आईटीसी ले ली, और गवर्नमेंट मुझे दे भी देगी। लेकिन मशीन एक कैपिटल गुड्स है। अब उसका नियम ये होता है कि हमने आपको, सरकार का ये कहना है कि हमने आपको इमीडिएटली इनपुट दे दी, लेकिन आपको उस एसेट को लंबे समय तक बिजनेस में रखना और यूज करना। अब अगर आपने 28 लाख का फायदा देखते हुए मशीन ली और अगले महीने मशीन वापस किसी को बेच दी, तो सरकार को तो आपने एक तरह से कहीं ना कहीं चूना लगाया, फ्रॉड किया। 28 लाख रुपए का फायदा लेने के लिए आपने क्या किया, पहले परचेज किया और अगले महीने बेच दिया। तो गवर्नमेंट उस केस में ये बोलेगी कि इसका मतलब तो आपने उसको 1 महीने ही यूज किया, तो 1 महीने का मतलब 1 क्वार्टर। किस क्वार्टर का मतलब होता है कोई भी एक दिन भी आपने यूज किया तो 1 क्वार्टर कंसिडर होगा। यानी 5% आपको हम इनपुट एलिजिबल करेंगे, 95% इनपुट वापस रिवर्स हो जाएगी। 28 लाख का 95% वापस गवर्नमेंट को आपको चुकाना पड़ेगा, वो इन एलिजिबल आईटीसी कहलाएगी। आपका वो आईटीसी रिवर्स होगा, यहाँ पर वो आपको यहाँ जीएसटीआर 3B में दिखाना पड़ेगा। समझ रहे हो, ये कैपिटल गुड्स है। कई बार क्या होता है, लोग जैसे मान लो मैं एक कंप्यूटर डीलर हूं, मैंने 100 लैपटॉप मंगाए कहीं से, इंपोर्ट किए विदेश से, चाइना से। एक लैपटॉप की कीमत है 50,000 रुपए। उस एक लैपटॉप पे मान लो मेरे 18,000 रुपए का जीएसटी जा रहा है सरकार को, 9,000 रुपए का जीएसटी, सॉरी कितना, 9,000 रुपए मैंने रिवर्स चार्ज में आईजीएसटी गवर्नमेंट को चुकाया और मुझे उसकी इनपुट भी मिल गई। अब वो लैपटॉप में लाया, दुकान में रखे, 2 महीने 1 महीना निकला ही होगा, मैंने पूरे के पूरे 100 के 100 ही लैपटॉप की इनपुट भी क्लेम कर ली। 2 महीने बाद मेरे मामा के लड़के लड़की घूमने आए मेरे यहाँ पे, दोनों ने जिद की हमें भी लैपटॉप चाहिए। तो मैंने अपनी बिजनेस का वो माल जिस पर मैंने 9,000 रुपए का एक लैपटॉप पे क्या ले रखा था, फायदा ले रखा था आईटीसी के रूप में, मैंने 2 लैपटॉप उन दोनों को एक लैपटॉप दे दिया, यूं ही। यानी ये आपने अपना व्यक्तिगत उपयोग में लिया। तो व्यक्तिगत उपयोग में अगर आप कोई बिजनेस का गुड्स ले लेते हो या कोई एसेट ले लेते हो जिस पर आपने इनपुट ले रखी है, तो नियम ये कहता है सेक्शन 42, 43 के अंतर्गत आपकी आईटीसी क्या होगी, रिवर्स होगी। आपको रिवर्सल दिखाना पड़ेगा। 9 और 9 18,000 रुपए गवर्नमेंट को वापस से आपकी इनपुट रिवर्स होगी। और अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अकाउंट में बैलेंस नहीं है आपका, तो 18,000 रुपए आपको चुकाने पड़ेंगे, याद रखिए। यस एग्जैक्टली, आपको लॉस हो रहा है, आप चैरिटी कर रहे हो, आप फ्री सैंपल में दे रहे हो, आप किसी को गिफ्ट के रूप में दे रहे हो, इन सारे केसेस में आपकी इनपुट रिवर्स होने वाली, ठीक है। यही है 38, 42 और 43। ऑल क्लियर। सो कैसे हम ब्लॉक क्रेडिट को दिखाएंगे जीएसटीआर 3B बढ़ते वक्त और कैसे इनएलिजिबल आईटीसी को शो करेंगे, आज की इस क्लास का मेन क्रक्स था। ये जीएसटीआर 3B बढ़ते वक्त ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि हर महीने या हर व्यक्ति के केस में सिनारियों में ये पिक्चर नहीं बनती, लेकिन अगर कभी बन गई, आप एक प्रोफेशनल की तरह अपना करियर बनाओगे, तो आपके सामने हर तरीके के मामले आएंगे। तब अगर ऐसे मामले आए जहां पर ब्लॉक क्रेडिट का मामला है, क्योंकि देखिए बिजनेस में हम कुछ ऐसी चीजें खरीदते ही खरीदते हैं जो जिस पे हमें ब्लॉक क्रेडिट होती है। जैसे कार, आपने कभी कार खरीदी तो उसकी आईटीसी आपको अपनी टोटल आईटीसी में नजर आएगी, लेकिन आपको अलग करना पड़ेगा क्योंकि आप उसका क्लेम नहीं कर सकते। जैसा आज ही मेरे को कोई मॉर्निंग की क्लास में बता रहा था
कि सर हमने अपना जो ई स्कूटी था उसका बैटरी खरीदा तो हमने तो इनपुट ले ली। मैंने कहा तूने ले ली अलग बात है, क्योंकि वो नजर आ रही थी एलिजिबल में, तुझे लेनी नहीं चाहिए थी। अब लेने में तो तुम गलत क्लेम कर लेते हो, फिर ही तो मामले आते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट जब पकड़ता है तब, कि इनको पकड़ा, इनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, इन्होंने गलत इनपुट ले ली, इन्होंने गलत बिलिंग की, इन्होंने ये किया वो किया। गुनाह करोगे तभी तो वो क्राइम पकड़ में आएंगे। तो क्राइम पकड़ में आते इसीलिए क्योंकि गुनाह करते लोग, तो आप जो ले रहे हो तो वो गुनाह ही है एक तरह का, जबकि लेनी नहीं चाहिए थी। अब मैंने उसको एक रेमेडी और बताई, मैंने कहा देख तूने बैटरी की आईटीसी ले ली तो मुझे नहीं लगता कभी पकड़ में आएगा, और आ भी गया तो तेरे पास जवाब होगा, क्योंकि हर बिजनेस में आजकल इन्वर्टर बहुत कॉमन चीज है। तो आप ये बता दो कि बैटरी किसके लिए खरीदी थी, इन्वर्टर की बैटरी खराब हो गई थी तो खरीदी थी, तो वो तो एलिजिबल में, तो बैटरी थी इसलिए एलिजिबल है। सोचो अगर कार होती और 4 टायर के जोड़े खरीदे होते तो फिर वो आईटीसी आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फिर वो आप ये नहीं कह सकते इन्वर्टर में लगाने थे टायर, नहीं। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफी।